हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का चैप्टर नंबर 8। और ये जो 8वां चैप्टर है, इसके लिए बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि सर इसको जल्दी से पढ़ाइए, जल्दी से पढ़ाइए। हालांकि और भी दूसरे सब्जेक्ट्स हैं जिनको मैं पढ़ा रहा था, ऐसा तो नहीं कि मैं खाली बैठा था, लेकिन बच्चे बार बार कह रहे थे सर ये वाला जो 8वां चैप्टर है ये कुछ ज़्यादा ही मुश्किल है, इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए और इसको थोड़ा पढ़ा दीजिए, हम लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स मेरे पर्सनली आए और आप यूट्यूब पर भी जाके देख सकते हैं। तो अब मैंने सारे सब्जेक्ट के जब 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और फार्मेसी और एथिक्स के 8 कर दिया मैंने कंप्लीट, तो अब इसका नंबर आया है तो मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए कि मैं सारी चीज़ों को सिस्टमेटिक लेके चल रहा हूँ। ये नहीं कि एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाता और बाकी को छोड़ दूँ। तो चलिए सारी बातें एक तरफ हैं। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का चैप्टर नंबर 8, उसका ये पहला पार्ट है, ठीक है। और हम लोग क्या पढ़ेंगे तो मेटाबॉलिज्म, क्या पढ़ेंगे? मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे। तो असल जो इसमें हमको पढ़ना है वो है ग्लाइकोलाइसिस। क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। लेकिन उसको शुरू करने से पहले कुछ मतलब बेसिक बातें हैं जो आपको मालूम होना चाहिए, तो उसको हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी से कर लेंगे। फिर जो असल हमारा टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस, उसको फुल डिटेल में पढ़ेंगे। और मैं आपसे पहले कह रहा हूं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो प्लीज जाके किसी और शॉर्ट वीडियो को 5-10 मिनट वाली वीडियोस को देख लीजिए। आज का जो सेशन होने वाला है काफी लंबा होने वाला है, इसलिए कि जो ग्लाइकोलाइसिस का जो कॉन्सेप्ट है और जो उसका पूरा प्रोसेस है वो थोड़ा टाइम मांगता है। जल्दी जल्दी मैं पढ़ा सकता हूं, लेकिन मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आपका टाइम ज़्यादा तो लूँगा, लेकिन आपके दिमाग में घुसा दूंगा और इस तरीके से याद करा दूंगा सारे स्टेप्स कि आपको एग्ज़ाम से पहले 5 मिनट 10 मिनट भी अगर देंगे तो आपको पूरा वो क्या आपके दिमाग में आ जाएगा। और ये मान के चलिए कि जो ग्लाइकोलाइसिस है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ रहे हैं मेटाबॉलिज्म का, कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट अकर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तो हम लोग जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है और भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उनके अंदर जो बहुत सारे अलग अलग तरह के केमिकल रिएक्शन चलते रहते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म भी 2 तरीके का होता है, एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म, ठीक है। एक क्या होता है? कैटाबॉलिज्म होता है और एक होता है एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? तो ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स टू ऑब्टेन एनर्जी, यानी जो मॉलिक्यूल्स हैं अगर उनको तोड़ा जाए, उनको ब्रेक डाउन किया जाए और फिर उससे एनर्जी बनाई जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, ठीक है। कैसे याद करेंगे? तो क से काटना होता है, ठीक है। क से क्या होता है? काटना। तो कैसे? कैटाबॉलिज्म यानी ब्रेक डाउन और कटना। काट काट के हम लोग काट काट के चीज़ों को छोटा करते हैं ना, तो ऐसे ही हम ग्लूकोज है तो ग्लूकोज को और ज़्यादा तोड़ा जाता है ताकि हमारे सेल उसको यूज़ कर सकें, तो वो क्या हो गया? कैटाबॉलिज्म। और अगर मान लीजिए कुछ चीज़ों को जोड़ के एक नया सब्सटेंस बनाया जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एनाबॉलिज्म। इसका एग्जांपल समझिए, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे एंजाइम बनते रहते हैं, वो भी छोड़िए, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सेल बनते रहते हैं, WBC बनता है, RBC बनता है, प्लेटलेट्स बनते हैं और बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं। तो ये सब क्या हैं? ये एक तरीके का एनाबॉलिज्म का प्रोडक्ट है। जब एनाबॉलिज्म होता है यानी कई सारे यानी कुछ चीज़ों को मिला के एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो क्या हो जाता है? एनाबॉलिज्म, ठीक है। तो एनाबॉलिज्म क्या है? सिंथेसिस ऑफ एनी कंपाउंड नीडेड बाय द बॉडी, यानी हमारी बॉडी की जो जरूरत है तो बॉडी खुद उसको बनाती है, सिंथेसिस करती है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? एनाबॉलिज्म, ठीक। तो असल हमको आज क्या पढ़ना है? तो आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट का क्या होगा? मेटाबॉलिज्म होगा। अब मेटाबॉलिज्म के अंदर दोनों चीजें आएंगी, या तो उनको तोड़ा जाएगा या तो जोड़ा जाएगा, ठीक है। दोनों चीजें आएंगी इसके अंदर। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज द सिंपलेस्ट देन अदर लाइक प्रोटीन एंड फैट। तो जो कार्बोहाइड्रेट है इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो दूसरे जो मॉलिक्यूल है जैसे कि प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, उसके मुकाबले में वो ज्यादा आसान है। यानी कि ये कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का तोड़ना ये ज्यादा आसान है बिलमुकाबिल किसके? फैट के और प्रोटीन के। इसीलिए हम लोगों की बॉडी को जब एनर्जी की जरूरत होती है और इमीडिएट एनर्जी की जरूरत होती है, यानी तुरंत एनर्जी चाहिए, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज लेते हैं। आपने देखा होगा ना, जब लोगों को एनर्जी मतलब नहीं रहती है, उनको एनर्जी प्रोवाइड करना हो तो फौरन ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। आपने ये नहीं देखा होगा कि उसको प्रोटीन चढ़ाया जा रहा हो IV रूट के थ्रू, या उसको फैट चढ़ाया जा रहा हो, या लाओ भाई 1 किलो
क्या क्या 1 किलो जाओ लेके आओ सरसों का तेल और उसको चढ़ा दो, तो ये तो नहीं देखा ना, ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। इसलिए कि ये क्या होता है, सबसे सिंपलेस्ट होता है, बहुत आसानी से टूट जाता है और तुरंत एनर्जी प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। और जैसे अगर हम लोग खाते भी हैं ना, तो आपने देखा होगा कि हम लोग जैसे चावल खाते हैं या और भी चीज़ें खाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट है वो 70% तो हमारे मुंह के अंदर ही डाइजेस्ट हो जाता है, वहीं पे मेटाबॉलिज्म हो जाता है उसका। और जो फैट वगैरह है, जो प्रोटीन है, वो कोई स्टोमक में जाके हो रहा है, कोई जाके इंटेस्टाइन के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है। वो समझ में आ रही बात। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो सबसे ज़्यादा सिंपल है, यानी बहुत उसका जो स्ट्रक्चर है बहुत सिंपल है, ईजी है, आसानी से उसके बॉन्ड्स टूट जाते हैं और फिर एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए वो तैयार रहता है। अब चलिए मान लिया हम लोगों ने खाना खाया, ग्लूकोज बन गया, ठीक है, ग्लूकोज बन गया हमारी बॉडी में, तो जितनी ज़रूरत होती है बॉडी उसको यूज़ कर लेती है, और जो ग्लूकोज बच जाता है उसको बॉडी क्या करती है, ऐसा नहीं कि बाहर निकाल देती है, उसको भी स्टोर करके रख लेती है। लेकिन वो जो स्टोर करती है ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं, बल्कि ग्लाइकोजन के फॉर्म में उसको स्टोर करके रखती है, ठीक है। ये कुछ बातें हो गई। और फिर जब ज़रूरत पड़ती है तो यही ग्लाइकोजन को फिर से क्या है, ग्लूकोज बना दिया जाता है। अब कुछ पाथवे हैं, सम पाथवेज ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी जो कार्बोहाइड्रेट है उसका जो मेटाबॉलिज्म होता है, चाहे वो टूटना हो चाहे उसका जुड़ना हो, जब उसका मेटाबॉलिज्म होता है उसके लिए कुछ पाथवे हैं। पाथवे का मतलब कुछ तरीके हैं, यानी कुछ स्टेप्स हैं कि ये स्टेप होता है तब उसका मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। कुछ पाथवे का मतलब कुछ तरीके हैं, कुछ रास्ते ऐसे हैं कि उस स्टेप से गुजर के फिर उसका मेटाबॉलिज्म होता है। तो वो क्या है पाथवेज, वो स्टेप्स क्या है, वो तरीके क्या हैं। तो एक तरीका क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। मैंने यहाँ पे स्टार लगाया है, स्टार लगाने का मतलब ये आपके सिलेबस में पढ़ना है, ठीक है। तो ये क्या है, ग्लाइकोलाइसिस, यानी इसके बारे में डिटेल से पढ़ना, ये पूरा इसका पाथवे है, पूरा स्टेप है कि कैसे ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो पहले समझिए कि ग्लाइकोलाइसिस खुद क्या होता है। तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू एटीपी यानी एनर्जी एंड पाइरुवेट एंड लैक्टेट इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि जो ग्लूकोज है जब उसको और ज्यादा तोड़ा जाता है तो फिर वो क्या आगे जाके एटीपी रिलीज करता है, पाइरुवेट बनता है और फिर लैक्टेट बनता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। अब ये कैसे होता है पूरा हम लोग आज के वीडियो में यही पढ़ेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस के पूरे स्टेप्स क्या हैं, और इसको कई बार मतलब एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए आपको इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। अगर आपने पानी वगैरह नहीं पिया है, खाना वगैरह नहीं खाया है, तो जाइए खा के आ जाइए और फिर दिमाग लगा के ध्यान से पढ़िएगा, इसलिए कि इसमें आपके दिमाग को एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो एक पाथवे हम लोगों को क्या पढ़ना है, ग्लाइकोलाइसिस। दूसरा हम लोगों को पढ़ना है सिट्रिक एसिड पाथवे, ठीक है। क्या पढ़ना है, सिट्रिक एसिड पाथवे। इसको हम लोग या सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, या फिर इसको क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं, या फिर हम लोग इसको TCA भी बोलते हैं, यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो ये जो सिट्रिक एसिड पाथवे है इसको 3 नाम से जाना जाता है, मतलब तीनों का एक ही है। तो ये क्या है, इट इज द कॉमन मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन ऑक्सीडेशन, यानी जो क्या कहते हैं, जो प्रोटीन है हमारा, फैट और कार्बोहाइड्रेट है, इन सब को तोड़ने का जो एक पाथवे है वो क्या है, सिट्रिक एसिड पाथवे। यानी इस वाले पाथवे से सबको तोड़ा जाता है, सबका मेटाबॉलिज्म होता है। इसके बारे में भी आपको पढ़ना, आपके सिलेबस में पूछ रखा है TCA के बारे में, ठीक है। तीसरा आपको क्या पढ़ना है, ग्लाइकोजेनेसिस। क्या पढ़ना है, ग्लाइकोजेनेसिस। ये 3 चीजें आपको कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के अंदर पढ़ना है, ठीक। तो ये क्या होता है ग्लाइकोजेनेसिस। तो इन दिस पाथवे द ग्लाइकोजन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ग्लूकोज। तो ग्लूकोज से जब ग्लाइकोजन बनता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने का जो पूरा प्रोसेस है, जो पूरा तरीका है, जो पूरा स्टेप है, जो पूरा रास्ता है, उसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। अब ये दो टर्म और हैं जो आपको जानना चाहिए, हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले 1 आध नंबर का। तो वो क्या है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस का मतलब क्या होता है, तो इन दिस पाथवे ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। यानी आपने देखा कि ग्लूकोज से क्या होता है, ग्लाइकोजन बन रहा था, तो जब ग्लाइकोजन बन गया और फिर ग्लाइकोजन को जब दोबारा से ग्लूकोज बनाया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ठीक है। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। और ये जितने प्रोसेस है ना, ये सब हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, हमारी बॉडी के जो सेल है उसके अंदर होता है ये सारा प्रोसेस। और क्या है, एक टर्म और है ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो इसका मतलब क्या होता है, इस पाथवे में क्या होता है, तो इन दिस पाथवे ग्लूकोज इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ए नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। यानी जो आपने देखा कि
क्या कहते हैं, ग्लूकोज किससे बन रहा था, कार्बोहाइड्रेट से बन रहा था। ठीक है, ग्लूकोज किससे बनता है, कार्बोहाइड्रेट से बनता है नॉर्मली। लेकिन अगर ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट के अलावा किसी और चीज से बन रहा है, किसी और चीज यानी फैट या प्रोटीन से बन रहा है, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। जब क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट के अलावा किसी और सोर्स से, किसी और चीज से अगर ग्लूकोज बन रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। और ये कब जरूरत पड़ती है, मान लीजिए हम लोग खाना खाते हैं, हमको ग्लूकोज मिल जाता है तो हमारी जरूरत बॉडी की पूरी हो जाती है। ठीक, और फिर उसके अलावा कुछ ग्लाइकोजन के फॉर्म में ग्लूकोज जमा हो जाता है। लेकिन मान लीजिए मैं क्या रोजा रख रहा हूँ, फास्टिंग कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो हमारी बॉडी के जो ग्लूकोज थे वो खत्म हो गए, उसके अलावा जो ग्लाइकोजन थे वो खत्म हो गए। तो अब हमारी बॉडी के जो प्रोटीन है, जो फैट जमा है, वो टूटना शुरू होते हैं और फिर उससे क्या होता है, ग्लूकोज बनता है और हमारी बॉडी की ज़रूरतें पूरी होती हैं। तो ये जो प्रोसेस है यानी फैट से और प्रोटीन से ग्लूकोज का बनना, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये बाद में यूज होते हैं, यानी ये वाला स्टेप बाद में आता है। पहले जो क्या है, ग्लूकोज को तोड़ के उससे एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज से हम लोगों को एनर्जी मिलती है। स्पीड मेरी ज्यादा तो नहीं हो रही है कहीं, चलिए अब थोड़ी स्पीड कम करता हूं। लेकिन जब मैं स्पीड से पढ़ाता हूं तो मुझे मतलब एक अलग इमोशन आता है और पढ़ाने में मजा आता है। और जब धीरे धीरे पढ़ाता हूं तो ऐसा लगता है कि मैं खुद बीमार हूं, मरियल की तरह, पढ़ाने में मजा नहीं आता है। समझ में आ रही बात, वो कभी तबीयत खराब हो तो बात अलग है। तो हम लोग अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, ग्लाइकोलाइसिस। क्या पढ़ेंगे, ग्लाइकोलाइसिस। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। जो नीट का एग्जाम होता है उसमें भी ये सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ग्लाइकोलाइसिस इज एन इंपॉर्टेंट पाथवे ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है, तो जो सबसे मेन पाथवे, जो सबसे इंपॉर्टेंट पाथवे है, यानी जिस तरीके से ज्यादा मतलब कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज किया जाता है, यानी ग्लूकोज को मेटाबोलाइज किया जाता है, तोड़ा जाता है, तो वो कौन सा पाथवे, वो ग्लाइकोलाइसिस है। ठीक है, एंड इट अकर्स इन दी साइटोप्लाज्म ऑफ ए लिविंग सेल। और ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है, तो ये जो हमारे सेल होते हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो सेल होता है, उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, जिसको साइटोसोल भी बोलते हैं, तो साइटोसोल के अंदर ये प्रोसेस होता है। ठीक, अब इसी साइटोसोल के अंदर और भी बहुत सारी चीजें होती है। इसी के अंदर एंजाइम भी होते हैं अलग अलग तरीके के, इसी के अंदर एटीपी भी होता है, एडीपी भी होता है। ठीक है, तो इस साइटोसोल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। ग्लाइकोलाइसिस इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन एटीपी बैलेंस। अभी आप कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, या आप ही के दिमाग में आना चाहिए कि मतलब ग्लाइकोलाइसिस क्यों कराते हैं, आखिर बॉडी क्यों करती है ग्लाइकोलाइसिस, तो एटीपी को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, यानी हमारी बॉडी जो हमारे जो सेल हैं वो एनर्जी यूज करते हैं, तो वो डायरेक्टली ग्लूकोज को यूज नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसको एटीपी बनाया जाता है, फिर उस एटीपी को वो क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो एटीपी का जो लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस चलता रहता है कंटिन्यू हमारी बॉडी के अंदर, सेल के अंदर। The enzymes involved in glycolysis are present इन साइटोसोल, ये पीएफ नहीं है, ये ऑफ है। ठीक है, इन साइटोसोल ऑफ सेल, यानी जो सेल का जो साइटोसोल है या जो साइटोप्लाज्म है, ये सेल होता है। ठीक है, इसके अंदर जो पूरा मटेरियल होता है उसको हम लोग बोलते हैं साइटोसोल या साइटोप्लाज्म, जो लिक्विड होता है। तो उस लिक्विड के अंदर क्या होता है, एंजाइम भी प्रेजेंट होता है, जो इस पूरे प्रोसेस में क्या है, काम करता है। अभी आप देखेंगे कि एंजाइम कैसे, मतलब अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद ही होगा कुछ कि एंजाइम कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसके अंदर। तो ये देखिए, ये है क्या आपका पूरा प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस। क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। कुछ समझ में आ रहा है? इसमें सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है ना आपके लिए, वो क्या है, ये जो स्टेप्स हैं उनको याद करना। 10 स्टेप होते हैं। आपको अगर मान लीजिए ये अगर स्टेप याद हो गए, समझ में आ रहा है, अगर आपको स्टेप्स याद हो गए तो फिर समझ लिया आपके लिए हलवा है, इसको याद करना और समझना। और अगर आपको स्टेप्स याद नहीं हुए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए इसको पढ़ना और समझना। देख पा रहे हैं ये कैसे याद करेंगे, तो मैं आज आपको याद कराऊंगा, मैं वादा करता हूं। ये देख रहे हैं ना, इतना ये मुश्किल लग रहा है लेकिन इतना मुश्किल है नहीं। इसके अंदर 10 स्टेप्स हैं और फिर कहीं पे एटीपी एडीपी जुड़ते हैं और कहीं पे क्या होता है इसमें, और हर स्टेप के साथ में एक एंजाइम जुड़ा रहता है, वो मैं आपको याद कराने वाला हूं। तो ये देखने में कितना भारी लग रहा है ना। तो हम लोग सारी चीज़ों को एक साथ नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग इसके स्टेप्स याद करेंगे। और वो स्टेप्स याद कराने के लिए मैं पहले आपको एक कहानी सुनाऊंगा।
समझ में आ रही बात। एक कहानी बताऊंगा, उस कहानी के माध्यम से, उस कहानी के जरिए से आपको ये स्टेप याद कराऊंगा पहले। जब आपको ये स्टेप्स याद हो जाएंगे उसके बाद फिर इसके अंदर जो पूरा प्रोसेस हो रहा है वो आराम से आप याद कर सकते हैं। एक दो बार रिवीजन में आपके दिमाग में बहुत आसानी से बैठ जाएगा। तो चलिए हम लोग अब कहानी शुरू करते हैं। ये क्लास कहानी की नहीं है लेकिन ज़रूरत है, तो इसलिए हम लोग कहानी पढ़ेंगे। तो ये समझिए कि कोई दो भाई हैं। क्या है? दो भाई हैं। एक का नाम है ग्लूकोज, ठीक है, एक का नाम क्या है? ग्लूकोज, और दूसरे का नाम क्या है? दूसरा जो इसका भाई है ग्लूकोज का, उसका नाम है फ्रक्टोज, जो आप पहले से जानते हैं। ठीक, क्या नाम है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज, ठीक है। मेरी स्पेलिंग थोड़ी सी गलती हो जाए तो माफी चाहता हूं उसके लिए, इसलिए जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूं। अब ये जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज हैं, ऐसा तो नहीं कि बिना माँ बाप के पैदा हो गए होंगे, तो इनके दो माँ बाप भी हैं, यानी इनके एक अम्मी हैं और एक इनके पापा हैं। तो इनके मम्मी पापा जो हैं, तो मम्मी का नाम क्या है? इनके मम्मी का नाम भी याद कर लीजिए। ये नाम आपको बहुत हेल्प करेंगे ये स्टेप याद करने में। तो मम्मी का नाम क्या है? G3P। क्या नाम है? G3P। इसका मतलब होता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। क्या है? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, मैं लिखूं तो फिर टाइम ज्यादा होगा, आपको आगे देख लेंगे आप। तो ये नाम याद कर लीजिए, क्या है? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और जो इनके पापा हैं, जो इनके अब्बू हैं, उनका नाम क्या है? तो उसको आप याद करिए धप। क्या है? THAP, धप। इसका मतलब है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। क्या है? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, तो ये चार आपको याद हो गए। अब ये दो भाई हैं तो एक उनकी बहन की भी जरूरत है, बहन भी होनी चाहिए। तो एक बहन इनकी याद कर लीजिए। फिर आपको फिर क्या है, ये इसी में आपको कहानी बन जाएगी पूरी। ये 5 किरदार हैं, समझ लीजिए। तो बहन का नाम क्या है? तो बहन का नाम है इसके फोस्फोग्लिसरेट। क्या है? फोस्फोग्लिसरेट। ठीक है, ये 5 नाम याद कर लीजिए आप। सबसे पहले ग्लूकोज फ्रक्टोज आपको याद है। अम्मी का नाम क्या है? G3P, यानी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। क्या है? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब्बू का नाम क्या है? धप। धप का मतलब यानी धप का मतलब D से क्या हो जाएगा? डाई, H से हो जाएगा हाइड्रोक्सी, A से हो जाएगा एसीटोन और P से हो जाएगा फॉस्फेट। तो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, डाई बोलिए, हमारे साथ बोलिए आप, ताकि याद हो। सुनने से नहीं, सुनोगे तो सुनते ही रह जाओगे। बोलोगे तो जबान पे आ जाएगा, ये याद हो जाएगा। तो क्या है? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, ये 4 याद हो गए आपको। G3P तो याद हो गया होगा आपको। क्या है? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और इसका क्या हो गया? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, और जो इसकी बहन उसका नाम क्या है? फोस्फोग्लिसरेट। क्या है? फोस्फोग्लिसरेट। ठीक है, फोस्फोग्लिसरेट। अब ये 5 आपको याद हो गए। अब ये कहानी को थोड़ा सा हम लोग इसको मतलब ये समझ लीजिए 5 के यहाँ ये किरदार है, 5 एक्टर हैं इस कहानी के अंदर, ये मूवी बना रहे हैं। तो सबसे पहला क्या है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या कर, इसके पास क्या है? 6 जेब हैं। इसने समझ लिया कोई कपड़ा पहन रखा, कोई कोट पहन रखा, उसके अंदर कितने जेब हैं? 6 जेब हैं। 6। और जो एक इसका जेब नंबर 6 है ना, वो क्या है? सबसे सेफ है। क्या है? सबसे सेफ है। और ये वाला जो पहला जेब है, जो पहली जेब है, वो कम सेफ है। ठीक है, ऐसे ही जो फ्रक्टोज है इसके पास भी 6 जेब है। ठीक है, 6 जेब है। और जो 6 नंबर का जेब है इसका, वो सबसे ज्यादा सेफ है। ऐसे जो इसकी बहन है, ये भी कम थोड़ी है, लड़की है तो कम थोड़ी होगी। तो इसके पास भी 3 जेब है। इसने भी जैकेट या कोट पहन रखा है और इसके पास कितने जेब है? 3 जेब है। और इसकी जो सबसे सेफ जेब है वो क्या है? जेब नंबर 3। ठीक, इतनी बातें याद हो गई आपको। अब हम देखते हैं इसमें। अब ये जो ग्लूकोज है ना, वो अब कहानी यहाँ से शुरू होती है कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या करता है? वो जाता बाहर और बाहर से मिठाई खरीदता है। और मिठाई भी बहुत सारी है, तो मैंने सोचा कि कौन सी मिठाई अच्छी रहेगी, तो मैंने ढूंढा क्या कहते हैं? पेड़ा। क्या? पेड़ा मिठाई खरीद के लाता है। पेड़ा इसलिए कि पेड़ा से आप याद रखिएगा फॉस्फेट, पी से पेड़ा होता है और पी से फॉस्फेट होता है। तो मिठाई कौन सी लाया खरीद के? वो पेड़ा। ठीक है, कौन सी मिठाई लेके आया? पेड़ा। या मिठाई लेके आया मार्केट से खरीद के, कौन सी? पेड़ा। ठीक है, और उस पेड़ा को क्या किया? अपने जेब नंबर 6 में रखता है। ठीक है, उसका सबसे सेफ जेब है, तो कहां पे रखता है? जेब नंबर 6 में। ठीक, उसको लेके आया और जेब नंबर 6 में रख लिया। अब उसका जो भाई फ्रक्टोज है वो क्या है? चुट्टा। समझ में आ रही? वो क्या है? चोर है, चुट्टा है। उसने देखा अच्छा मेरा बड़ा भाई पेड़ा खरीद के लाया, वो गया और उसकी जेब से निकाल लिया। हालांकि वो जेब उसकी सेफ थी, लेकिन वहां से भी चुरा लिया, बड़ा वाला चुट्टा है।
अब जो चोर होता है ना, उसकी आदत होती है कि एक बार चोरी करता है ना तो उसका पेट नहीं भरता, उसके पास है लेकिन पेट नहीं भरता है। उसने अच्छा ये कहाँ से लाया, गया उसी दुकान से एक और पेड़ा चुरा के ले आया। और ये पेड़ा मैं बोल रहा हूँ इसको आप फॉस्फेट समझिएगा, ठीक है ना। एक पेड़ा और चुरा के ले आया, इसके पास 2 पेड़े हो गए। तो एक पेड़ा को इसने अपने रखा जेब नंबर 6 में और एक पेड़ा को रखा अपने जेब नंबर 1 में। ठीक, बात समझ में आ गई। एक तो उसके अपने भाई से चुरा लिया, फिर उसके बाद इसको तसल्ली ना हुई तो गया एक पेड़ा और दुकान से चुरा के लाया, तो 2 पेड़े हो गए, यानी 2 फॉस्फेट हो गए फ्रक्टोज के पास। अब उसके बाद जो इसके मम्मी पापा है ना, इन्होंने देखा अच्छा फ्रक्टोज चोरी कर रहा है, बहुत बिगड़ गया है। ऐसा किया, चलो तो ऐसा कहकर उन्होंने कहा चलो उसको बुलाओ। उसको बुलाया और 2 थप्पड़ लगाए, और अम्मी ने एक पेड़ा ले लिया उससे और एक पेड़ा किसने लिया, अब्बू ने ले लिया। ठीक है, यानी एक पेड़ा किसने, अम्मी ने ले लिया और एक पेड़ा किसने लिया, अब्बू ने ले लिया, यानी दोनों ने एक फॉस्फेट उससे ले लिए। उसके बाद अब क्या है, दोनों के पास एक फॉस्फेट आ गए। तो उसकी बहन भी तो है ना, तो जब भाई चोर है तो बहन भी तो चुट्टिन होगी, तो ये बहन भी चुट्टिन थी और उससे कम नहीं थी, बल्कि उससे भी बड़ी वाली चुट्टिन है। तो उसने क्या किया, वो तो दुकान से चुरा के लाया था, ये अपनी मम्मी के पास गई और वहां से चुरा लिया। देखा कि दोनों के पास है, मम्मी के पास भी पापा के पास भी, लेकिन पापा से तो डर लगता है ना, अब्बू से डरता है हर कोई। तो उसने क्या किया, अपनी अम्मी के पास में जो रखा था उसको चुरा लिया, और थी चुट्टिन तो अपने भाई की तरह एक से सबर नहीं हुआ, गई एक और दुकान से चुरा के लेके आ गई। अब इसके पास जेब कितनी है, 3। तो एक को इसने अपने जेब नंबर 3 में रखा जो सबसे सेफ है, और एक को रखा अपने जेब नंबर 1 में जो कम सेफ है। ठीक है, तो एक जेब ऊपर यहाँ पे मान लीजिए, एक जेब सामने थी उसने रख लिया उसमें। अब उसका जो भाई था फ्रक्टोज, जिसके छीने गए थे, माँ बाप ने छीन लिए थे दोनों उसके पेड़े, उसने देखा अच्छा ये मेरे छीने हुए पेड़े इसके पास हैं, मम्मी ने इसको दे दिया। आया और एक थप्पड़ लगाया खींच के, और वो छीन के लेके भाग गया उससे। समझ में आ रही बात। इसके पास कितने पेड़े थे, 2, यानी 2 फॉस्फेट थे, 2 पेड़े थे। फ्रक्टोज को पता चला तो वो आया और छीन के लेके भाग गया। अब कितना बच गया इसके पास, 1। ठीक है, कितना बचा, 1। अब इसने सोचा यार एक बचा, अगर ग्लूकोज को पता लग गया तो वो आएगा और वो एक छीन के लेके भाग जाएगा मुझसे। क्या करेगा, छीन के लेके भाग जाएगा। तो उसका जो सेफ वाला जेब था ना, उसमें से निकाल के उसने नॉर्मल वाले जेब में रख लिया। एक तरीका होता है लोगों को धोखा देने का, समझ में आ रही बात। तो उसने सेफ वाला जो जेब नंबर 3 था उसमें से निकाल के जेब नंबर 2 में रख लिया। तो इसकी जो अक्लमंदी है ना, ये नज़र आ गई एलन मस्क को। एलन मस्क को जानते होंगे, काफ़ी फेमस आदमी है दुनिया का, अब तो बहुत मतलब सबसे बड़ा मालदार माना जाता है शायद। तो एलन मस्क ऐसे अक्लमंद लोगों को, ऐसे मतलब चालाक लोगों को ढूंढता रहता है। तो उसने देखा ये लड़की बड़ी चालाक है, इसको अपने फैमिली का हिस्सा बनाना चाहिए, फैमिली नहीं अपने परिवार का हिस्सा बनाना चाहिए। ठीक है, तो एलन मस्क ने उसको देखा और कहा कि इसको अपने परिवार का हिस्सा बनाऊंगा। तो उसने अपना परिवार का हिस्सा बनाया। अब फिर उसी के बाद पूरा परिवार ही इसी का हो गया। ठीक है, एलन मस्क ने उसको अपने परिवार का हिस्सा बनाया और फिर वहाँ से उसकी नस्ल चली और पूरा परिवार इस लड़की का ही हो गया। ये कहानी आपको समझ में आ गई। अब आपको स्टेप भी समझिए याद हो गए हैं। अब यहाँ से देखिए, सबसे पहले ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज इसने क्या किया, एक क्या कहते हैं पेड़ा क्या किया, खरीदा या चुराया, जो भी किया, तो ये पेड़ा इसका हो गया फॉस्फेट। ठीक है, ग्लूकोज ने क्या किया, एक पेड़ा चुराया, उसको कहाँ रखा, जेब नंबर 6 में। कहाँ रखा, जेब नंबर 6 में। आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद होगा, अगर देखिए ऐसे होता है शायद, क्यों, मैंने आपको पढ़ाया था ये और ये। ठीक है, तो इसके कई सारे पॉइंट्स होते हैं, यानी कार्बन नंबर। तो एक कार्बन पता चला यहाँ पे है, एक दूसरा कार्बन यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, तो चौथा, पांचवा, ये छठा। तो ये जो 6 दिख रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं कि इसके पास 6 फॉस्फेट हैं, बल्कि इसका मतलब क्या है कि ये जो फॉस्फेट है, जो ये पेड़ा है, इसने कहाँ रखा, जेब नंबर 6 में, यानी कार्बन नंबर 6। ये जो फॉस्फेट जुड़ रहा है इस कार्बन के साथ, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज के साथ में जो फॉस्फेट जुड़ रहा है वो कहाँ पे जुड़ रहा है, कार्बन नंबर 6 पे। ये मतलब है इसका 6 का। समझ में आ रही बात। ये 6 का मतलब क्या है कि जो फॉस्फेट ने इसने लिया है, जो पेड़ा इसने लिया है, उसको कहाँ रखा, जेब नंबर 6, यानी अपना ये जो कार्बन नंबर 6 है वहां पे ये फॉस्फेट आके जुड़ा है। ठीक, तो ये है इसका 6 का मतलब। ठीक, तो ये क्या किया इसने, फॉस्फेट एक लिया, यानी एक क्या कहते हैं ग्लूकोज में एक पेड़ा चुराया, यानी एक फॉस्फेट इसके पास आ गया। तो अब ग्लूकोज क्या हो गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये स्टेप याद कर रहे हैं ना। ग्लूकोज था, उसने एक फॉस्फेट अपने पास लिया, यानी एक पेड़ा लिया, उसको जेब नंबर 6 में रखा। ये कहानी याद रखिए, जेब नंबर 6, तो यहाँ 6 लगा दीजिए। और इस 6 का मतलब मैंने ये बताया कि जेब नहीं है, असल में क्या है, जो ये कार्बन के जो नंबर है ना, अलग अलग कार्बन होते हैं, कार्बन नंबर 6 है। तो ये जो फॉस्फेट इसके साथ में जुड़ा है वो कार्बन नंबर 6 के साथ जुड़ा है।
उसके बाद क्या हुआ, अब फ्रक्टोज ने देखा तो फ्रक्टोज ने क्या किया, वही पेड़ा उससे चुराया और अपने जेब नंबर 6 में रख लिया। तो ये आपका पेड़ा यानी फॉस्फेट हो गया और कार्बन नंबर 6 पे उसको रखा। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो केमिकल फॉर्मूला है वो सेम है, स्ट्रक्चर में सिर्फ फर्क है, इसलिए कि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। ठीक है, एक दूसरे के क्या है, आइसोमर हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको टाइम से बताता रहूंगा। ठीक है, तो ये आपको 2 स्टेप याद हो गए, यानी पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया, उसके बाद अब जो ग्लूकोज है उसने क्या किया, अब जो फ्रक्टोज है उसने क्या किया, ग्लूकोज से चुरा लिया, तो अब वो पेड़ा किसके पास आ गया, फ्रक्टोज के पास आ गया। अब फ्रक्टोज ने आपने पढ़ा के फ्रक्टोज मतलब बड़ा वाला चुट्टा था, एक तो अपने जेब नंबर 6 में उसने रखा था एक फॉस्फेट, एक और चुरा के ले आया, यानी एक पेड़ा और चुरा के ले आया, तो 2 पेड़े हो गए, कितने, 2 हो गए। तो एक को उसने रखा जेब नंबर 1 में और एक को रखा जेब नंबर 6 में, यानी एक को रखा कार्बन 1 पे और एक फॉस्फेट को जोड़ा कार्बन नंबर 6 पे, ये है इसका मतलब 1,6 का। ठीक है, और जब 2 इसके पास पेड़े हो गए यानी 2 इसके पास फॉस्फेट हो गए, इसको हम लोग बोलते हैं बिस फॉस्फेट। तो फ्रक्टोज उसके पास 2 फॉस्फेट है, एक रखा जेब नंबर 1 में, एक को रखा जेब नंबर 6 में। ठीक है, याद रहेगा, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब फिर क्या होता है आगे के, आपने पढ़ा कि जब इसके पास 2 पेड़े आ गए तो उसके मम्मी पापा ने देखा कि यार ये तो चोरी किया, इसके पास तो 2 पेड़े हैं, तो एक किसने छोड़ लिया, एक छीन लिया उसके पापा ने, जिसका नाम हम लोगों ने पढ़ा था धप, यानी डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो एक फॉस्फेट इनके पास आ गया और एक फॉस्फेट इसके पास आ गया जो इसकी मम्मी थी G3P, यानी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो अब ये क्या हुआ, जो ये फ्रक्टोज था इसके अंदर 6 कार्बन होते हैं ना, तो 3 कार्बन इधर आ गया, 3 कार्बन इधर आ गया, एक फॉस्फेट इधर, एक फॉस्फेट इधर, और ये टूट गए। ठीक है, ये क्या हो गए, टूट गए, यानी मम्मी पापा बन गए, समझ लो, एक इसकी मम्मी है, ये पापा है। तो ये जो फ्रक्टोज था ये टूट गया 2 हिस्सों के अंदर, ये ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है ना। तो ये समझिए कि जो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं कि ये जो फॉस्फेट था यानी जो पेड़ा था, एक इसके पास आ गया और एक इसके पास आ गया, ये स्टेप याद कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद जब इसके पास आ गया मम्मी से, ये पापा है तो इससे तो चुरा नहीं पाएगी, तो ये जो मम्मी है उससे चुराया किसने, उसकी बहन ने, उसका नाम क्या था, फॉस्फोग्लिसरेट, बहन का नाम क्या था, फॉस्फोग्लिसरेट। तो उसने एक क्या किया, अपनी अम्मी से एक फॉस्फेट यानी एक पेड़ा चुरा लिया, तो वो एक यहाँ पे आ गया। और ये मैंने ये भी कहा था कि ये चुट्टिन थी अपने भाई की तरह से, जैसा भाई चोर था ऐसे ये भी चुट्टिन थी। तो एक और जाके इसने दुकान से चुरा लिया था, तो इसके पास कितने हो गए थे, 2 फॉस्फेट हो गए थे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, बिस फॉस्फेट। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। यानी ये जो 2 फॉस्फेट है कहां से आए, तो एक तो इसने अपनी मम्मी से लिया और एक चुरा के लेके आई है ये। ठीक है ना, ये बाप से नहीं, जो पापा वाला है वो अलग है, पापा से डर रही है, वहां पे नहीं गई। उसके बाद क्या किया, फ्रक्टोज आया, उसने एक इसका छीन लिया, तो कहा, तो इसके पास एक ही बचा। ये 3 का मतलब 3 नहीं है, बल्कि ये क्या है, 3 का मतलब ये जो पोजीशन नंबर 3 है कार्बन का, जो कार्बन का पोजीशन नंबर 3 है, जहाँ पे कार्बन नंबर 3 है वहाँ पे इसको फॉस्फेट को रखा है इसने। और इसमें क्या था, जो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3 पे फॉस्फेट रखा था। उसके बाद जब उसने क्या किया, देखा कि यार मेरे तो छीन लिए भाई ने, तो फिर सोचा कि दूसरा वाला जो है वो तो बच जाए, तो उसको क्या किया, जेब नंबर 2 में रख लिया। ये पढ़ा ना आपने, जेब नंबर 2 में। तो अब यहाँ कार्बन नंबर ये 3 पे था, तो इसको क्या किया, इस पे आ गया। ये समझिए जो फॉस्फेट है वो किस पे आ गया, पोजीशन नंबर 2 पे। तो वो मतलब है इसका मतलब ये नहीं कि 2 फॉस्फेट इसके पास, फॉस्फेट एक ही है इसके पास, यानी एक ही पेड़ा है, लेकिन उसने जेब बदल लिया, अपनी जगह बदल ली। ठीक है, सिर्फ ये हुआ, जगह बदल ली, तो उसको हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन करना। क्या बोलते हैं, म्यूटेशन कर लिया। तो अब हम लोग उसके नाम को याद करते हैं। तो उसने एक अपनी मम्मी से चुराया और एक बाहर से लेके आई, तो उसके पास 2 पेड़े हो गए, तो उसका नाम अब क्या हो जाएगा, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, इसलिए कि 2 इसके पास हो गए तो हम लोग बिस लगा देंगे। उसका नाम क्या था, फॉस्फोग्लिसरेट था। उसके बाद एक फ्रक्टोज आया, उसका भाई एक चुरा के लेके चला गया, तो इसके पास एक पेड़ा बचा जो उसने अपने जेब नंबर 3 में रखा है, यानी पोजीशन नंबर 3 पे है, तो उसको हम क्या कहेंगे, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, क्या नाम होगा उसका, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। इस तरीके से आप स्टेप याद करेंगे। फिर उसके बाद उसने क्या किया कि जेब नंबर 3 से निकाल के जेब नंबर 2 में रख दिया, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे अब, 2 फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, क्या कहेंगे, 2 फॉस्फोग्लिसरेट। उसके बाद अब आगे देखिए एलन मस्क की एंट्री होती है। अब उसके बाद जब इसकी अक्लमंदी देखी किसने, एलन मस्क ने। अब एलन को छोड़ दीजिए, एलन की थोड़ा सा उल्टा करिए, उसका नाम बिगाड़िए,
तो क्या हो जाएगा, जैसे उसने ट्विटर की हालत बिगाड़ दी एलोन मस्क ने, तो ऐसे ही आप थोड़ा सा उसका नाम बिगाड़िए और एलोन को क्या कर दीजिए, एनोल कर दीजिए। क्या करेंगे, एनोल। ठीक है, तो ये जो उसका नाम था वो पहले से था फॉस्फो, और उसके अंदर एंट्री होती है किसकी, एनोल, एलोन की, लेकिन एलोन की जगह आप क्या कहेंगे, एनोल करेंगे। इसलिए मैंने इसको थोड़ा कलरफुल कर दिया ताकि आपको याद रहे। तो क्या करेंगे, एनोल, और अपना परिवार का हिस्सा बनाया यानी पाइरूवेट। तो आपको याद रहेगा ये स्टेप, फॉस्फेट, एनोल, पाइरूवेट। फॉस्फेट उसकी बहन है, क्या नाम था उसका, फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, क्या नाम था, फॉस्फोग्लिसरेट। तो ग्लिसरेट को हटा दीजिए, फॉस्फो, और फिर एंट्री होती है एलोन की, तो उसको एनोल, और अपना परिवार का हिस्सा बनाता है तो पाइरूवेट। तो ये आपको इस तरीके से याद करना है। उसके बाद फिर उसी से उसकी नस्ल चल जाती है पूरी, तो क्या बनता है, पूरा परिवार उसी से चल जाता है, तो क्या हो जाएगा, पाइरूवेट। तो ये स्टेप आपको याद हो गए, नहीं हुए? चलिए एक बार मैं जबानी आपको दिखाता हूं, इधर आइए। इस तरीके से प्रैक्टिस करिएगा जैसे मैं आपको बता रहा हूं, तो आपको बड़ी अच्छे से याद हो जाएगा। अगर आपको याद हो गया तो आप वीडियो को स्किप कर दीजिए, आगे जाके देखिएगा। जिनको याद नहीं हुआ एक बार मैं उनको रिवीजन करा दूं। सबसे पहले क्या हुआ, ग्लूकोज आया। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखूंगा। ठीक है, ग्लूकोज आया, उसके बाद क्या होता है, तो यहाँ पे आप ऐसे एरो लगाएंगे। ठीक है, एक एरो लगाएंगे, ग्लूकोज के बाद सिंगल एरो लगाएंगे। उसके बाद क्या होता है, ग्लूकोज अपने पास एक फॉस्फेट लेके आता है, यानी एक पेड़ा लेके आता है, तो ये ग्लूकोज हो गया। ठीक है, ये ग्लूकोज, और यहाँ पे 6 जेब नंबर 6 में रखता है, तो 6, और यहाँ पे क्या हो गया, फॉस्फेट। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यानी ग्लूकोज अपने पास एक पेड़ा लेके आया, जेब नंबर 6 में रखा। ठीक है, और ये पेड़ा हो गया। उसके बाद फ्रक्टोज आता है, और वो क्या करता है, एक पेड़ा उससे चुरा लेता है। ठीक है, फ्रक्टोज ने पेड़ा चुरा लिया, और उसने भी कहाँ रखा, जेब के अंदर, जेब नंबर 6 में, तो ये फॉस्फेट लिख लीजिएगा आप। यहाँ पे भी क्या है, ये फॉस्फेट है। ठीक, उसके बाद फिर क्या होता है, ये एक और जाता है दूसरी जगह से, चुरा के लेके आ जाता है। ये जो आप एरो देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है कि ये रिवर्सिबल है, यानी ये अगर चाहे तो ये वापस जा सकता है, और ये फिर इधर आ भी सकता है, जा भी सकता है। यानी ये जो फ्रक्टोज है ग्लूकोज बन जाएगा, ग्लूकोज है फ्रक्टोज बन जाएगा। ठीक है, ये मतलब होता है इसका, ये रिवर्सिबल है। ये क्या है, रिवर्सिबल है। अब ये फ्रक्टोज है, तो ये क्या किया, फ्रक्टोज ने एक और चुरा लिया, तो एक को कहाँ रखा, जेब नंबर 1 में, और एक को रखा जेब नंबर 6 में। ठीक, फ्रक्टोज ने एक तो पेड़ा इससे लिया और एक चुरा के लाया। ठीक है, इस तरीके से आप याद करिए, यहाँ पे लगा दीजिए। अब यहाँ एक चीज़ यहाँ पे छूट रही है, क्योंकि 2 पेड़े हो गए ना, 2 फॉस्फेट हो गए, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, बिस फॉस्फेट। क्या लगाएंगे, बिस फॉस्फेट। ठीक, इतना याद हो गया, बिस फॉस्फेट लगा दिया। उसके बाद अब इसकी मम्मी पापा आ जाते हैं। मम्मी का नाम क्या पढ़ा था आपने, G3P। ठीक है, G3P यानी ग्लिसरल्डिहाइड, ये Gl है, ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड, और फिर ये क्या, 3 फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और इसका बाप जो था उसका क्या नाम था, धप। क्या था, धप। धप का मतलब आप याद कर लीजिएगा क्या है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक, अब उसके बाद क्या होता है, दोनों ने एक एक फॉस्फेट इससे ले लिए। ठीक है, और ये इधर उधर हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होगा, तो इसकी जो बहन है उसका क्या नाम था, बोलिए क्या नाम था उसका, फॉस्फोग्लिसरेट। क्या नाम था, फॉस्फोग्लिसरेट। ये स्टेप याद करना बहुत ज़रूरी है आपको, वरना आपको इसको कितना भी रटेंगे याद नहीं कर पाएंगे। ये बहुत अच्छा तरीका है। तो बहन ने क्या किया, ग्लिसरीन जो इसका नाम क्या था, फॉस्फोग्लिसरेट, उसने एक चुरा लिया यहाँ से। एक तो मम्मी से चुराया, और एक कहाँ से चुराया, दुकान से जाके चुराया, तो 2 आ गए। तो एक को जेब नंबर 1 में रखा, एक को जेब नंबर 3 में रखा। तो चूंकि इसके पास 2 हो गए, तो यहाँ पे आप लगा देंगे 20। क्या लगा देंगे, 20। ठीक है ना, 20 फॉस्फोग्लिसरेट। अब इसके बाद क्या होता है, तो उसका भाई फ्रक्टोज आता है, और उससे एक क्या कहते हैं, वो पेड़ा चुरा के लेके भाग जाता है, यानी एक फॉस्फेट इसका लॉस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो वो जेब नंबर 1 से ले जाता है, तो जेब नंबर 3 में रह जाएगा। बाकी फिर क्या हो जाएगा, ये अब चूंकि इसके पास एक ही बचा है, तो अब 20 नहीं आएगा। ठीक है ना, 2 फॉस्फेट थे, तो यहाँ पे 20 लगा रहे थे हम लोग। अब एक बचा है, तो सिर्फ क्या लिखेंगे, फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, फॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ तक याद हो गया। उसके बाद अब इसके बाद क्या करती है, ये अपने जेब में से बदल लेती है, यानी उसने अपने जेब में रखा था जेब नंबर 3 में, तो अब उसको किस में रखती है, जेब नंबर 2 में। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वही लिखना है, फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एलन मस्क की एंट्री होती है।
कौन आता है? एलन मस्क। तो क्या करेंगे, वो अपनी परिवार का हिस्सा बनाता है, एलन मस्क आता है अपनी परिवार का हिस्सा बनाता है। सबसे पहले किसको लेता है वो? तो फोस्फोग्लिसरेट को। तो यहाँ पे फोस्फो लगा दीजिए, फोस्फो। उसके बाद एलन मस्क की एंट्री हो रही है, तो एलोन की जगह आप एनोल करेंगे। क्या करेंगे? एनोल। और उसके बाद अपनी परिवार का हिस्सा बनाता है तो पाइरूवेट, इस तरीके से याद करिए आप। उसके बाद अपना पूरा परिवार ही इसी से चल देता है, तो क्या हो जाएगा? पाइरूवेट यानी आप समझिए परिवार, इस तरीके से याद करिए। तो यहाँ पे पाइरूवेट। तो ये आपको स्टेप याद हो गए ना। अब आगे हम लोग इसमें देखते हैं कुछ चीज़ें, ठीक है। ये इस तरीके से आप 1-2 बार रिवीजन करेंगे, आपको याद हो जाएगा। अब कुछ चीज़ें याद रखिए। अब ये जो ग्लूकोज है ना, जब इसके पास वो क्या कहते हैं, अपने पास जब ग्लूकोज है और जब अपने पास वो क्या कहते हैं फॉस्फेट लेके आता है। मुझे गर्मी हो रही है, बहुत कब से बोल रहा हूँ ना, गर्मी लगने लगी है बहुत, हालांकि कुछ पहन नहीं रखा है फिर भी। तो जब ग्लूकोज अपने पास फॉस्फेट लेके आता है तो उसके यहाँ पे 2 चीज़ें होंगी। एक तो क्या होगा, जब भी कहीं पे, अब याद रखिए एक रूल, एक फॉर्मूला, कि जहाँ पे भी कहीं पे भी एक फॉस्फेट जुड़ेगा यानी एक पेड़ा आएगा, वहाँ पे एटीपी यूज होगी। क्या होगी? एटीपी यूज होगी, याद रखिएगा। तो आप इसको ऐसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे इसको? इसके अंदर मिला के ऐसे बनाइए, ठीक है ना। यहाँ से एरो ऐसे निकाल दीजिए, यहाँ पे लिखिए एटीपी। जहाँ पे भी कोई भी मतलब जहाँ पे भी फॉस्फेट अगर यूज हो रहा है, यानी ऐड किया जा रहा है फॉस्फेट को जोड़ा जा रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा? एटीपी यूज होगा, ठीक है। ये फॉस्फेट कहाँ से मिल रहा है? तो इसी एटीपी से मिल रहा है। एटीपी के अंदर फॉस्फेट होता है ना, आपने पढ़ा होगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसके अंदर 3 फॉस्फेट हैं। समझ में आ रही बात? ये फॉस्फेट कहाँ से आ रहा है, ये पेड़ा कहाँ से आ रहा है? तो ये एटीपी के अंदर से आ रहा है। तो ये एटीपी कहाँ रहता है? साइटोसोल के अंदर रहता है, यानी सेल का जो अंदर का प्लाज्मा, उसके अंदर एटीपी मौजूद रहता है। तो उस एटीपी में से एक पी, इसके अंदर कितने हैं? 3 फॉस्फेट हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और 3 फॉस्फेट इसके अंदर हैं। तो एक फॉस्फेट वो इसको देता है, जो यहाँ पे आ रहा है आपको, जो दिख रहा है यहाँ पे। ये 6 का मतलब 6 नहीं है, बल्कि पोजीशन 6 पे एक फॉस्फेट है। तो जब ये एटीपी है, जब अपना एक फॉस्फेट दे देता है, तो ये क्या बन जाता है? एडीपी, यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। क्या हो जाएगा? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ट्राई था तो डाई हो जाएगा, डाई का मतलब 2। तो ये क्या बन जाएगा? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो ये फार्मूला याद किया आपने, जहां पे भी एक फॉस्फेट ऐड होगा, जहां पे भी कोई फॉस्फेट ऐड होगा, वहां पे एटीपी यूज होगा, और फिर वो एटीपी क्या बन जाएगा? एडीपी बन जाएगा। आप उसको इस तरीके से एरो बना के दिखाएंगे, ठीक। एक बात याद रखिए, ये तो एक तो कहाँ पे ऐड हो रहा था? एटीपी यहाँ पे यूज हो रहा था। एक फॉस्फेट यहाँ पे ऐड हुआ तो एक एटीपी यहाँ पे लगा दिया। एक दूसरा कहाँ पे यूज होता है? ये फ्रक्टोज जो चुट्टा गया था, चुरा के लेके आया था, तो एक तो था इसके पास, एक और यूज किया, तो एक फिर एटीपी यहाँ पे यूज हो जाएगी। इसी में से फॉस्फेट ये कहाँ चुराने गया था? ये एटीपी में से चुरा के लाया था, ठीक है। एटीपी में से चुरा के लाया, तो ये क्या बन जाएगा? एडीपी, ठीक। ये आपको इतना समझ में आ गया। अब इसके अलावा ये समझिए कि अगर कहीं से निकाला जा रहा है फॉस्फेट को, एक तो फॉस्फेट ऐड किया जा रहा है तो एटीपी यूज होगा। अगर कहीं से मान लीजिए फॉस्फेट पहले से उसको निकाला जा रहा है, तो कहाँ भेजेंगे उसको? तो इसी एटीपी के पास भेजेंगे, जहां से निकला था वहीं वापस जाएगा। सिर्फ एक ये जगह है जहां पे ऐड हम लोग करते हैं, ये वाला पोजीशन आप याद रखिएगा, बाद में हम पढ़ाएंगे उसको। तो जहां पे हम लोग ऐड करते हैं, फॉस्फेट ऐड हो रहा है लेकिन फिर भी वहां पे एटीपी नहीं यूज हो रहा है, कुछ और यूज होगा। दूसरा उसके बाद यहाँ पे दोनों पे ऐड हो रहा था, और यहाँ पे क्या हो रहा है? देखिए यहाँ पे 2 फॉस्फेट थे तो निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे एडीपी आएगा और अपने पास ले लेगा उसको, तो वो क्या बन जाएगा? एटीपी। ये फार्मूला याद रखिएगा, बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो जहाँ पे फॉस्फेट घुसाया जाएगा वहाँ पे भी क्या करेंगे? एटीपी लगाएंगे, ठीक है, और एडीपी बन जाएगा। जहां से निकाला जाएगा तो वहां पे एडीपी यूज होगा और वो एटीपी बन जाएगा, ठीक है। 2 थे तो एक और जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट था तो एक और जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ट्राइफॉस्फेट। तो एक यहाँ पे हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे देख रहे हैं आप फॉस्फेट है, तो इस फॉस्फेट को हटाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? हटाया जा रहा है। देख रहे हैं पाइरुवेट के अंदर फॉस्फेट नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे भी एक एडीपी यूज होगा। इसको आप यहाँ पे इससे मिला के बनाइएगा। और दूसरी बात ये देख रहे हैं ना, कलरफुल करके बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, यानी आपने जो ये पूरा स्टेप बनाया उसको दूसरे कलर से करिए, और उसके जो एडीपी एटीपी लिख रहा है उसको दूसरा कलर से लिखिए। और अगर एंजाइम वगैरह भी हम लोग जोड़ते हैं तो उसका तीसरा कलर यूज कर लेते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडीपी, ठीक है, एडीपी आएगा, और एक फॉस्फेट जो इधर बढ़ रहा था उसको निकाल लिया जाएगा, वो कहाँ पे आ जाएगा? एटीपी के अंदर।
अगर इस तरीके से आपको याद नहीं हो पा रहा है तो दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ लगाएंगे। तो ये आप इसमें 10 स्टेप होते हैं लेकिन हम लोग 9 मानेंगे, ठीक है। 10 स्टेप होते हैं लेकिन हम लोग 9 मानेंगे, उससे आपको आसानी हो जाएगी। तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, एक यहाँ से बनता है ऐसे, जो आइसोमरेशन होता है वो 5 होता है लेकिन हम उसको 5 नहीं मानेंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर 8 और ये है 9 आपका, ठीक है। इतना याद रखिए। तो अब ये एटीपी एडीपी कहाँ पे आएंगे, तो ये देखिए पोजीशन 1 पे, पोजीशन 3 पे, पोजीशन 6 पे, पोजीशन 9 पे। अब ये याद रखना आसान है आपको। 1 के बाद 3 याद रखिए, 3 में 3 और जोड़ दीजिए 6 पे, तो कहाँ पे है, तो देखिए 6 पे एडीपी आ रहा है, ठीक है। तो शुरू उसके बाद कहाँ पे आ रहा है, तो 3 में 3 और जोड़ दिए तो 9 पे, तो पोजीशन नंबर 9 पे आ रहा है। अब ये शुरू वाले जहाँ पे हैं उसमें पहले एटीपी आएगा, बाद में एडीपी आएगा, बाद वाले जो दो हैं उसमें पहले एडीपी आएगा और बाद में एटीपी आएगा। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ये जो ऊपर वाले हैं, यानी जहाँ पे डिवीजन हो रहा है, जहां मम्मी पापा से ऊपर वाले जो हैं, दोनों 2 भाई हैं, उधर जब आता है तो एटीपी पहले आता है, एडीपी बाद में आता है, और जो नीचे वाले हैं उसमें एडीपी पहले आता है और एटीपी बाद में आता है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो ये आपने 2 चीजें याद कर ली, ठीक है। थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर लूँ थोड़ा, ठीक। तो ये एटीपी एडीपी का चक्कर आपका खत्म हो गया, ठीक। अब एक जगह और है कि जब ये वाला मतलब यहाँ पे होता है, जब ये क्या कहते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड से, अब इसकी जो ये बहन है जब वहाँ से एक फॉस्फेट लेती है तो वहाँ पे क्या होता है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, NAD यूज होता है। यहाँ पे आप, मैं ऐसे बना रहा हूँ इधर लाके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, NAD, ऐसे याद कर लीजिएगा NAD, और इसमें साथ में फॉस्फेट एक और जुड़ा है तो इसी में फॉस्फेट भी जोड़ लीजिए, NADP। क्या हो जाएगा, NADP, ठीक है। क्या होगा, NADP, और फिर ये क्या बन जाएगा, NADH, क्या बन जाएगा, NADH बन जाएगा। यहाँ 2 लगाते थे तब भी ठीक है, नहीं लगाते तब भी ठीक है। सिर्फ ये वाला आप ऐसे याद कर लीजिए, बाकी मैं सब आपको याद करा दूंगा, ठीक है ना। तो ये वाला प्रोसेस आप याद कर लीजिए। क्या यहाँ पे NADP लगेगा, ठीक है। अब इसका फुल फॉर्म भी मैं बता चुका हूँ कई बार, पीछे कई सारे वीडियोज में, टाइम नहीं है, ठीक है। तो मैं अब जल्दी जल्दी कर रहा हूँ थोड़ा। तो आप लोग कहते हो कि सर थोड़ा जल्दी पढ़ाइए, लेकिन अभी आपने कुछ सेकंड्स पहले सुने होंगे कि जिनका स्टूडियो मैं यूज़ करता हूं, जिनके रूम पे जाके मैं पढ़ाता हूं, वो ये कह रहे थे कि थोड़ा जल्दी कर लीजिए, मुझे खाना भी बनाना है। उस वक्त रात के 10 या 10:30 बज रहे होंगे। तो अब जब उन्होंने ये कहा तो आपने देखा ना, मेरे लहजे में कितनी जल्दी आ गई, मैं कितना जल्दी पढ़ाने लगा, यानी एक तरीके से मैं प्रेशर में आ गया। समझ में आ रही बात। और आप लोग कहते हो कि सर थोड़ा जल्दी पढ़ाइए। आपको मालूम है कि ये जो सारे साधन है वो मेरे खुद के नहीं है, मैं किसी और का यूज़ करता हूँ। इसलिए मैं आज़ाद नहीं हूँ कि जब चाहूँ जितना चाहूँ पढ़ा सकूँ, जितना खुल के पढ़ा सकूँ। फिर मैंने अभी मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर एक्सप्लेन करनी थी, लेकिन वो सब रह गई, चूँकि अब टाइम नहीं था और मैं उनको और ज़्यादा मतलब वेट नहीं करवा सकता था। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं कि फाइनेंशियली मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं अपना खुद का स्टूडियो बना सकूं और मैं आप और अच्छे से मैं आपको पढ़ा सकूं। आपको क्या लगता है कि ये 50 मिनट की वीडियो है तो क्या ये मतलब 1 घंटे में 2 घंटे में बन गई होगी? अरे इसके पीछे जब एक वीडियो अपलोड करने से पहले हम लोगों को ये वाली वीडियो में तकरीबन 10 घंटे मैंने इन्वेस्ट किए हैं, और तकरीबन हर वीडियो के पीछे ऐसे ही बहुत सारा टाइम हमको लगाना पड़ता है, तब जाके एक वीडियो हम लोग तैयार कर पाते हैं और आपको प्रोवाइड करते हैं। क्या आपको लगता है कि आपके पूरे सिलेबस में कितने चैप्टर होंगे, आपको मालूम है? अगर नहीं कभी जोड़ा होगा तो मैं बताता हूँ, तकरीबन 82 चैप्टर हैं आपके पूरे सिलेबस के अंदर। समझ में आ रही बात? कितने 82 चैप्टर हैं। और कुछ चैप्टर तो ऐसे हैं कि अगर उनको मतलब देखा जाए तो वो मतलब 4-4, 5-5, 6-6 चैप्टर के बराबर हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो आपके पूरे सिलेबस के अंदर तकरीबन 100 चैप्टर बनते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपसे हर चैप्टर के लिए 1 रुपया मांगता हूं, तो क्या आपको ज़्यादा लगेगा? हर चैप्टर के लिए जिसके पीछे हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, अगर 1 रुपया आपसे मांगा जाए तो क्या आपको ये ज़्यादा लगेगा? अगर ज़्यादा लगता है तो इसका मतलब ये है कि आपके नज़दीक पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं है। यानी इतनी सारी चीज़ें आपको मतलब PDF भी दिया जा रहा है, वीडियो की शक्ल में समझाया जा रहा है पूरे अच्छे तरीके से, उसके बावजूद अगर आपको मतलब 1 रुपया देने के लिए आप तैयार नहीं है, इसका मतलब आपके नज़दीक पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए मैंने अब ये सोचा है
कि मैं PDF सिर्फ उन्हीं लोगों को दूंगा जो हर चैप्टर के लिए मुझे 1 रुपया देंगे। तो तकरीबन आपके 100 चैप्टर बनते हैं, तो 100 रुपया आप पे करेंगे। उसके लिए मैं एक अलग ग्रुप बनाऊंगा जहां पे उन लोगों को जोड़ दूंगा जो 100 रुपया पे करके अपना स्क्रीनशॉट भेजेंगे पेमेंट का, उनको उस ग्रुप में उसमें जोड़ दूंगा जहां पे मैं फिर सारे PDF अपलोड करूंगा। हालांकि जो भी नहीं पैसा पे करेगा उसके लिए वीडियो तो अवेलेबल रहेगी, वो देख सकता है, लेकिन PDF जो मैं तैयार करता हूं वो उसको नहीं मिलेगा, और वो सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो मतलब उस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे पेमेंट करने के बाद। इसका एक फ़ायदा तो ये है कि मैं अपना सेटअप भी बना पाऊंगा बहुत जल्दी, ताकि मैं और जल्दी और आसानी से आपको पढ़ा सकूँ, अच्छे से पढ़ा सकूँ। उसके अलावा बहुत सारे लोग ग्रुप में ऐसे जुड़ जाते हैं जो बात नहीं मानते हैं, बार बार परेशान करते हैं। मैं कहता हूँ कि फालतू की चीज़ें ना भेजो, लेकिन वो फिर भी भेजते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि उनके नज़दीक चूंकि ये सारे काम फ्री में हो रहा है ना, तो कोई वैल्यू नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों को रोजाना रिमूव भी करता रहता हूं। तो इस तरीके से जो लोग पैसा पेमेंट करके आएंगे, एक तो बात मानेंगे और इस बात से भी डरेंगे कहीं उनको रिमूव न कर दिया जाए, कहीं उनको ग्रुप से निकाल न दिया जाए। तो इसलिए मैं ये सारा सेटअप ले रहा हूँ, ये सारा मैं फैसला ले रहा हूँ, ताकि तो इस तरीके से कई सारे रीज़न हैं कि मैं ये फैसला लेने पे आया हूँ कि मैं एक फ़ीस लगा दूँ, ताकि एक पढ़ाई की जो वैल्यू है वो बनी रहे। और मैं बहुत ज़्यादा भी नहीं लगा रहा हूँ कि हर एक के लिए मुश्किल हो जाए, इसलिए बहुत थोड़ी फ़ीस लगाइए। एक चैप्टर के लिए 1 रुपया मैं समझता हूँ कि आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो सोच रहे हैं सर आपने इतना कम क्यों लगा दिया। तो ये आपकी मतलब ये आपकी क्या खुशफहमी है, ये आपका समझ लीजिए आपका ये प्यार है, मोहब्बत है, आपको लगता है कि मैंने बहुत कम लगाया। अगर आप इस कंडीशन में है कि और ज़्यादा मतलब कर सकते हैं तो आप करिए। और एक बात और, ये जो पेमेंट है ये सिर्फ एक बार आपको देना है, हर महीने नहीं देना है। आपके घर में छोटे बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाने के लिए एक टीचर आता है, एक 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा पढ़ाता है और महीने के 300 400 500 रुपया लेके चला जाता है। आपको वहाँ पर लगता है कि मतलब वो अभी सस्ता पढ़ा रहा है। हम लोग इतनी मेहनत करके आपको पढ़ाते हैं, तो क्या आप मतलब 1 रुपया देने के लिए भी तैयार नहीं होंगे? खैर ये आपकी मर्जी है। तो आप जो भी उस ग्रुप में जुड़ना चाह रहा है उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। ग्रुप में जुड़ने के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर उसके बाद जो पेमेंट करेगा उसको मैं दूसरे स्पेशल ग्रुप में जोड़ दूंगा, जो भी क्या जहाँ पे मैं PDF अपलोड करता रहूँगा। चलिए आगे शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, जब ये वाला स्टेप होगा, यानी जब ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है, यहाँ से जब ये वाला स्टेप बनता है तो फिर क्या होता है NADP लगता है और वो क्या बन जाता है NADH। इसलिए मैंने P ये अलग भी आता है, मैंने साथ में लगा दिया है ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। चूंकि यहाँ पे एक फॉस्फेट जुड़ रहा है ना, यहाँ पे एक ही था जो पोजीशन नंबर 3 पे था, यहाँ पे एक फॉस्फेट और जुड़ रहा है जो पोजीशन नंबर क्या है 1 पे आ रहा है। तो वो कहाँ से आ रहा है, तो वो यहाँ से आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग एक चीज और देखते हैं इसमें। ये हो गया आपका ATP या DP वाला सिस्टम खत्म। अब एक चीज और रहेगा जिसको हम लोग बोलते हैं एंजाइम। ये जो भी काम होते हैं ना, ये सारे हर स्टेप के साथ में एक एंजाइम रहता है, हर स्टेप के साथ में एक एंजाइम रहता है। अब ये याद रखिए कि जहां पे भी ना ATP और ADP का सिस्टम है, वहां पे जो एंजाइम आएगा वो होगा काइनेज एंजाइम। क्या होगा? काइनेज एंजाइम। जहां पे भी ये ATP ADP दिख रहा है ना आपको 4 जगहों पे, तो इन चारों जगहों पे क्या आएगा? काइनेज एंजाइम आएगा। या दूसरे तरीके से आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जहां पे भी कोई फॉस्फेट जोड़ा जा रहा है या कहीं से कोई फॉस्फेट हटाया जा रहा है, जहां पे कोई फॉस्फेट जोड़ा जा रहा है या हटाया जा रहा है, तो वहां पे जो एंजाइम आएगा वो कौन सा होगा? काइनेज एंजाइम। क्या होगा? काइनेज एंजाइम, ठीक है, काइनेज एंजाइम होगा। अब ये आप डायरेक्टली काइनेज भी लिख सकते हैं या साथ में आप उसका नाम भी लिख सकते हैं जो वहां पे है। तो जैसे यहाँ पे एक क्या हो रहा है, फॉस्फेट जुड़ रहा था, तो आप इसको क्या करते हैं? ग्लूकोकाइनेज भी कर सकते हैं, या सिर्फ आप इसको काइनेज भी लिख सकते हैं, या हेक्सोकाइनेज भी बोल सकते हैं इसको, इसलिए कि हेक्सोन ये 6 इसमें कार्बन होते हैं तो इसको हेक्सोन भी बोलते हैं। तो आप इसको हेक्सोकार्बन भी कर सकते हैं, हेक्सोकाइनेज। क्या करेंगे? हेक्सोकाइनेज, ठीक है। तो एक एंजाइम आपने यहां से ऐसे याद कर लिया। अब इसमें क्या हो रहा था, ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो जो ग्लूकोज होता है और जो फ्रक्टोज होता है, ये क्या होते हैं? आपस में एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। क्या होते हैं? आइसोमर होते हैं, यानी दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम होता है और उनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोमर। तो यहाँ पे जो एंजाइम लगता है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के आइसोमर हैं, तो यहाँ पे जो एंजाइम लगता है उसको हम लोग बोलते हैं आइसोमरेज। क्या बोलेंगे? आइसोमरेज। सिर्फ आप आइसोमरेज लिखते हैं तब भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर आपको और बड़ा करना तो आप करेंगे फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। क्या बोलेंगे? फॉस्फेट या फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज, ठीक है। आइसोमरेज, ये मैं यहां लिख दे रहा हूं, आइसोमरेज, ठीक है, आइसोमरेज। और ये PDF में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा सब, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी अब कर रहा हूं। और फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये फिर यहाँ पे ADP का चक्कर आ गया, या ये कह सकते हैं कि यहाँ फॉस्फेट जुड़ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा आएगा? काइनेज। तो कौन सा काइनेज आएगा? तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। यहाँ पे ये है ना, इसी को जोड़ दीजिए, फॉस्फेट या
फ्रक्टोकाइनेज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, तो आप इसमें देख रहे हैं एल्डिहाइड है, क्या है, ग्लिसरल्डिहाइड। तो जहां आप इसको याद रखिएगा ग्लिसरल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड से एल्डोज, एल्डोज का एंजाइम यूज होगा, एल्डोज, ठीक है, एल्डोज एंजाइम यूज हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अब यहाँ पे कौन सा एंजाइम होगा, यहाँ पे NADP और NADH हो रहा है ना, तो यहाँ से H से याद रखिएगा कि इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिलीज किया जा रहा है, क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिलीज किया जा रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पे जो एंजाइम आता है उसको हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रोजेनेज, क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोजेनेज, ठीक है। अब इसके आगे आप ये लगा सकते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजेनेज, ठीक है, यहां से पूरा इतना लगा सकते हैं, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजेनेज। और उसके बाद यहाँ पे कौन सा एंजाइम आएगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं ATP ADP का चक्कर है, तो क्या आ जाएगा, काइनेज एंजाइम। तो कौन सा काइनेज आएगा, तो फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, क्या आएगा, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, ठीक है ना, फॉस्फो यहाँ से फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। ऐसे ही जो उसके बाद इस वाले में, तो इसमें क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं पोजीशन बदल रहा है, क्या हो रहा है, इसमें कोई ना तो फॉस्फेट जुड़ रहा है ना हट रहा है, इसमें क्या हो रहा है, पोजीशन बदल रहा है। तो पोजीशन बदलता है उसको हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन हो रहा है। तो म्यूटेशन होता है तो वहां पे कौन सा एंजाइम आता है, तो उसको बोलते हैं म्यूटेज, क्या बोलते हैं, म्यूटेज, ठीक है। तो आप सिर्फ म्यूटेज भी कर सकते हैं और इसके साथ में अगर आप करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, क्या है, फॉस्फोग्लिसरो या ग्लिसरेट पूरा लिख सकते हैं, या फॉस्फोग्लिसरो म्यूटेज भी कर सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए इस स्टेप में क्या हो रहा है, ये 7वां हो गया ना, ये म्यूटेज वाला। उसके बाद ये 8वां स्टेप है। तो 8वां स्टेप क्या हो रहा है, इसके अंदर एलोन मस्क की एंट्री हो रही है। तो आपको कुछ नहीं करना, इसी से याद रखिएगा एनोलेज, क्या हो जाएगा, एनोलेज, ठीक है, एनोलेज हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे ATP ADP का चक्कर आ गया, या ये कि यहाँ से फॉस्फेट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, खत्म किया जा रहा है। तो फिर यहाँ पे काइनेज एंजाइम आ जाएगा। तो कौन सा काइनेज आएगा, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे आप पाइरुवेट काइनेज भी कर सकते हैं, क्या कर देंगे, पाइरुवेट काइनेज, ठीक है, पाइरुवेट काइनेज एंजाइम। तो ये एंजाइम इस तरीके से आप याद करेंगे। अगर आपको याद नहीं हुआ तो एक दो बार वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके थोड़ा पीछे करके इसको आप याद कर लीजिए। एंजाइम इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। एक चीज इसके अंदर छूट रही है कि कितना ATP यूज हुआ, कितना ADP यूज हुआ है, ठीक है, कितना ATP और कितना ADP यूज हुआ है। हाँ, एक चीज और, यहाँ पे जो ये जो DHAP है ना, यानी जो ये धाप है जो इसके बाप थे इधर आ गए थे, ये फिर वापस से इधर आ जाते हैं। क्या होता है, ये वापस से फिर यहीं पे आ जाता है, फिर पूरा प्रोसेस चलता है। पहले तो इससे चलेगा, फिर ये भी साथ में आता है इधर, ये जब खत्म होता है तो फिर इससे चलता है। तो यानी इधर जो प्रोसेस होते हैं वो सब डबल डबल होते हैं। क्या होते हैं, सब डबल डबल होते हैं। जैसा कि आप PDF में देखेंगे नीचे जो मतलब जो प्रोसेस है वो सब डबल डबल है। तो क्यों होता है ऐसा, कि इसलिए कि ये वापस इधर आ जाता है, ठीक है, ये क्या होता है, वापस इधर आ जाता है। ये जो है ना, ये वापस इधर आ जाता है। इसीलिए हम लोग इसको यहाँ पे कहते हैं कि ये आइसोमर है एक दूसरे की। ये क्या है, आइसोमर है। तो यहाँ पे भी कोई एक एंजाइम यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइओज। क्या बोलते हैं, ट्राइओज फॉस्फेट आइसोमरेज यूज होता है। क्या होता है, ट्राइओज फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम यूज होता है। तो फिर ये इधर से इधर आ जाता है, यानी ये भी G3P बन जाता है और फिर पूरा प्रोसेस इससे होता है। एक बात और ध्यान रखिए कि ऊपर के जो 4 स्टेप हैं उसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज। क्या है, एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज, क्योंकि वहाँ पे ATP लग रहा था तो एनर्जी यूज हो रही थी। उसके बाद जो स्टेप है जो धाप और G3P वाला है, यानी पूरी एक लाइन जो है, इसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिटिंग फेज। क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग फेज, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है। स्प्लिट का मतलब ये होता है कि किसी चीज को कई भागों में तोड़ देना। तो यहाँ पे क्या था, जो फ्रक्टोज था वो 2 भाग में टूटा है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिटिंग फेज। क्या हो रहा है, यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिटिंग फेज। और उसके बाद जो नीचे के ये 5 स्टेप हैं, समझ में आ रही बात, उसके नीचे के जो ये 5 स्टेप हैं उसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी जनरेशन फेज। क्या होता है, एनर्जी इसमें अब जनरेट होने लगता है, एनर्जी बनने लगती है। अब इसमें एक चीज जो है कि कितना ATP हमको मिला, कितना ATP नहीं मिला। तो आपने देखा कि 2 ATP हमने लॉस किया था, कितना, 2 लॉस किया, कितना गेन किया, तो अभी दिखाता हूं। तो ऊपर हम लोगों ने 2 लॉस किया, पहले तो उसको -1 फिर -1, ठीक है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, 2 मतलब क्या किया, गेन किया। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 गेन किया, तो हम उसको 1 नहीं लिखेंगे, चूंकि यहाँ पे सारे प्रोसेस डबल में होते हैं, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है।
2 प्लस में लिखना चाहे तो लिख देंगे। फिर यहाँ पे भी 1 मिला तो हम इसको 1 नहीं लिखेंगे, इसलिए कि सारे प्रोसेस डबल होते हैं तो 2 लिख देंगे, ठीक है। उसके अलावा जो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था NADH, ये जो NADH है, इस अकेले से 3 ATP मिलते हैं हमको, और ये पूरा प्रोसेस डबल होता है तो 2 NADH आ जाते हैं, तो इससे हमको कितना मिल जाएगा 6। तो कितना हो गया 6 4 10। तो 10 में से आपको क्या करना है, 2 ये माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा आपके पास 8। तो 8 ATP आपको मिलता है इस प्रोसेस में। उसके बाद जब ये पाइरुवेट आगे जाके मतलब प्रोसेस होता है, टूटता है, तो वहां पे आपको बहुत सारा मतलब और ATP मिलता है, लेकिन इतने प्रोसेस के अंदर आपको कितना मिल जाता है, तो 8 ATP मिलता है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।